Assalamualaikum, good morning, सुबह बखैर, क्या हाल चाल? हुमा is still in Lahore, so she'll be joining us probably next week. और meanwhile हमारा और आपका साथ तो होता ही है, और इस साथ को बेहतर बनाने के लिए आप हमें एक्स पे रब्ता कर सकते हैं। जियो पाकिस्तान टीवी पे जो भी आप बात लिखेंगे हम कोशिश करेंगे, वक्त होगा इंशाल्लाह तो ज़रूर शामिल करेंगे। भाई फाइनली कराची में ऐसा लग रहा है थोड़ी सी ठंड में इजाफा हुआ है, ठंड की शिद्दत बढ़ गई है। मिनिमम टेम्परेचर कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड कोई सुबह 5-6 बजे के दरमियान रिकॉर्ड किया गया, जो फ़ोन पे नज़र आता है ना, हम उन्हीं पे इन्हिसार कर रहे हैं फ़िलहाल। अलबत्ता महकमा मौसमियात ने भी यही बताया है, और ये हुआ इसलिए क्योंकि कोयटा में बारिश हुई है और कोयटा में शदीद सर्दी पड़ रही है। कोयटा में बाय द वे आई नो अ फ्यू पीपल फ्रेंड्स हु लिव इन कोयटा, और वो कह रहे थे कि उतनी ठंड नहीं पड़ रही जितनी रवायती तौर पर पड़ रही है। ऑन द कॉन्ट्री लाहौर में शदीद ठंड पड़ रही है, लेकिन कोयटा में बारिश के बाद ठंड में इजाफा हुआ है, ठंड की शिद्दत बढ़ गई है। 20 फीसद पे बिजली के चुप कर गए, जिसकी वजह से ज़रा मसले तो आपको पता है ना, हमारे यहाँ हम मौसम को भी खुल के एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि कोई ना कोई जुड़ा मसला उसके साथ नमूदार हो ही जाता है। बिजली भी मुतासर हुई है, इसलिए वहाँ सर्दी बढ़ी है, तो कराची में भी ऑटोमेटिकली सर्दी बढ़ी है। सो ये वीक जो अब वीकेंड एंड द नेक्स्ट फ्यू डेज़ कराची में ज़रा चली है। लाहौर के ये मनाजिर हैं, धुंध की इस वक्त क्या सूरत हाल है ये आप हमें लिख के बता सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ अक्रॉस द कंट्री फ़्लाइट स्केजूल मुतासर हो रहा है। ये वही सीज़न होता है जब फ़्लाइट स्केजूल जो है मुतासर होता है, लोगों को बड़ी परेशानी है। इंटरनेशनल फ़्लाइटें इस्लामाबाद इवन एयरपोर्ट से भी डिले हो रही हैं या कैंसिल हो रही हैं। सो इफ़ यू हैव अ फ़्लाइट प्लान्ड तो आप प्लीज़ घर से निकलने से पहले ज़रूर पता करें कि आपका जहाज़ वक्त पर उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा है। नाउ वील टॉक अबाउट क्रिकेट, और क्रिकेट में बड़े रिकॉर्ड्स बन रहे हैं भाई। 122 साल पुराना अपेरेंटली रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि क्रिकेट की तारीख का सबसे छोटा टेस्ट मैच हुआ है इन द केप टाउन बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, जो कि बाय द वे इंडिया ने जीत लिया है, और वो सीरीज़ यूं 1-1 से बराबर हो गई है। सो हम पहले ब्रीफली उसकी बात कर लें, फिर अपने टेस्ट पे तो हम तफसील से बात करेंगे ही। केप टाउन में हुआ क्या? केप टाउन में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट 1.5 दिन में, लिटरली 1.5 दिन में ख़त्म हो गया। 5 दिन होने वाला ये टेस्ट मैच सिर्फ 1.5 दिन में इख्तिताम पजीर हुआ, और 642 गेंदों पर ये टेस्ट मैच मुकम्मल हो गया। भारत ने जीत लिया है। पहली इनिंग में हुआ क्या? 55 रन पर आउट होने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम दूसरी इनिंग में 176 रन बना पाई। मैच के दूसरे दिन फिर जनूबी अफ्रीका ने 62 रन, 3 खिलाड़ी आउट से दोबारा इनिंग शुरू की, लेकिन सिवाय एडन मार्करम के कोई खिलाड़ी जमकर नहीं खेल सका, और उन्होंने 17 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 106 रन बनाए। अच्छा, अब उन्होंने तो बना लिए। फिर जसप्रीत बुमराह ने 61 रन के एवज 6 विकेटें हासिल की। भारत को 79 रन का हदफ मिला, जो उसने 3 विकेटों पर हासिल कर लिया, और 2 मैचेस की ये सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई, और मैच ख़त्म हुआ 1.5 दिन में। So now the boys are resting and having a good time because 5 दिन जो खेल जाना था वो 1.5 दिन में ही इख्तिताम पजीर हो गया। अब ज़रा हम अपने मैच की बात कर लेते हैं। सिडनी में जो हमारा तीसरा टेस्ट हो रहा है, सीरीज़ हम हार चुके हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम ज़रा ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं। हमें इस टेस्ट मैच से अच्छी उम्मीदें हैं, क्योंकि बिला वजह कोई लड़का आता है, बिला वजह तो नहीं, अच्छी बातें आ जाता है, जैसे कि आमिर जमाल आ गए, और फिर दीगर ने भी उनका साथ दे दिया, सलमान आगा ने भी उनका साथ दे दिया, रिजवान ने भी कंट्रीब्यूट कर दिया, तो एक अच्छा स्कोर बना लिया था। फिर आमिर जो हैं और सलमान विकेटें भी ले रहे हैं, तो हमें उम्मीद ज़रा बढ़ गई। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदर, और हमारे डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर फैज़ान लाखानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान एंड सिकंदर, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। चलें आज फैज़ान से बात शुरू करते हैं। फैज़ान, व्हाट डू यू थिंक, हमारा कितना चांस है टू विन दिस टेस्ट मैच और इवन ड्रॉ इट, ट्राई टू ड्रॉ इट? आई थिंक जिस पेस में अब टेस्ट चल रहा है अब्दुल्ला, तो मोस्ट लाइकली ड्रॉ की तरफ जाएगा, अनटिल अनलेस पाकिस्तान दूसरी इनिंग में रिवायती कॉलेप्स अगर ना कर दे, वरना जिस पेस में, जिस अंदाज में टेस्ट बढ़ रहा है, ड्रॉ की तरफ जा रहा है। और आई थिंक जिस तरह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उसमें अगर हम ये ड्रॉ करने में भी कामयाब हो जाए, काफी अहम हमारे लिए एक कह लेके ऑस्ट्रेलिया में जाके अगर ये मैच हम ड्रॉ कर ले, क्लीन स्वीप से बच जाए, तो भी एक कह लेके शान की कप्तानी के लिए एक निस्बतन बेहतर अंदाज में आगाज हो जाएगा। वरना मिक्स एंड पिचेस में इस सीरीज में या इस मैच में पाकिस्तान के लिए कुछ पॉजिटिव्स रहे। ओवरऑल बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पे अब्दुल्ला हमें बेहतरी की गुंजाइश है, और ऑफकोर्स सिकंदर भाई का तजुर्बा, उनकी जो क्रिकेट एक्सपर्ट वाली आई है, वो उस पर ज्यादा बेहतर बता पाएगी। बट इस वक्त अगर आपने जिस तरह मुझसे सवाल किया कि टेस्ट ड्रॉ होता लग रहा है या रिजल्ट की तरफ जा रहा है,
इस पेस के हिसाब से और जिस तरह विकेट का बिहेवियर है, मुझे लग रहा है अगर कोई कोलैप्स नहीं करती पाकिस्तान की टीम रिवायती अंदाज में जो हो जाता है अक्सर, तो ड्रॉ ही होगा मैच। अच्छा फैजान, माशाल्लाह आमिर जमाल इज इन हेडलाइंस और सलमान आगा भी परफॉर्म कर रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं, आपके सामने इनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस भी है। दीज आर नॉट द हाउसहोल्ड्स नेम्स। इससे पहले ठीक है, हम लोग जो क्रिकेट पे तज्जिया करते हैं, बात करते हैं, खबरें देते हैं, उनको तो पता था, बट गली मोहल्ले में लोगों को नहीं मालूम था कौन आमिर जमाल है या कौन सलमान आगा है। ये कितनी you know how good is that this omen के हमारे पास दो ऐसे नाम आए हैं who have made headlines। देखिए सलमान आगा तो फिर भी कुछ अरसे से पाकिस्तान के लिए खेलते आ रहे थे। आमिर जमाल को इस बार मौका मिला, इससे पहले व्हाइट बॉल में आमिर जमाल को मौका मिला था। मसला ये कि हमें अब आमिर को मौका दिया है, आमिर को ये मैच मिले हैं, अब आमिर को तसलसल के साथ मौके मिलने चाहिए। एक सीरीज के बाद फिर इसको बिठा नहीं देना चाहिए। हमारा मसला पाकिस्तान में माजी में भी यही रहा है कि हमने एक दो तीन, अगर अभी आप देखें कि सिडनी में जो टेस्ट कैप मिली थी साइम अयूब को, वो पिछले 3 साल में 16वीं टेस्ट कैप थी पाकिस्तान की जानिब से किसी भी प्लेयर को दी जाने वाली। ज्यादा टेस्ट कैप देना मसला नहीं है, बट आप उन 16 प्लेयर में से आप में 7 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इक्का दुक्का मैच खेलने के बाद डिसअपीयर हो गए। ज्यादा प्लेयर्स को चांस ही नहीं मिला। उन 16 में से 4 प्लेयर हार्डली या 5 प्लेयर हार्डली ऐसे थे जो तसलसल के साथ 3 साल में पाकिस्तान से खेल सके। तो जरूरी पाकिस्तान के लिए यह है कि आप जिन प्लेयर्स को मौका दें और जो पार्क शो करे उनको तसलसल के साथ मौका दे। आमिर जमाल ने बहुत अच्छी बैटिंग की, अगर वहां पे वो उनकी किस्मत उनका साथ ना देती और एक कैच जो उनका ड्रॉप हुआ वो ड्रॉप ना होता और आमिर जमाल ये ना कर पाते तो फिर आमिर जमाल में फिर क्वेश्चन मार्क लगा रहे होते। तो हमें मौके देने चाहिए एक प्लेयर को अपने आप को साबित करने के लिए, ना ही अच्छा साबित करने के लिए उसकी 1-2 इनिंग्स काफी होनी चाहिए, 1-2 सीरीज काफी होनी चाहिए, ना ही उसको डिस्कार्ड करने के लिए 1-2 इनिंग्स की बेस पे फैसला करना चाहिए। बस हम प्लेयर टू प्लेयर भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना, जैसे सरफराज ने, हमें पता था नहीं कहना चाहिए कि सीरीज शुरू होने से पहले कि अगर वो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे एक मैच में भी तो प्रॉब्ली वो अगला मैच नहीं खेल पाएंगे। होपफुली साइम अयूब जिनको अभी मिला है वो कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा पाए हैं, उनके साथ ऐसा ना हो और उनको मज़ीद भरपूर मौके मिलें और वो अपने आप को आगे चलकर प्रूव कर सकें। बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री हैज़ नेम्स। जैसे सईद अनवर की कल बात कर रहे थे, कौन थे हमारे साथ, गालिबन याहिया थे या भट्टी साहब थे, कि भाई उसके बाद उनके क्या रिकॉर्ड्स हैं और क्या उनकी क्रेडेंशियल्स हैं वो भी सबके सामने हैं। वो भी अपने पहले टेस्ट मैच में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए थे। सिकू, फैज़ान को और हम सबको ये लग रहा है कि ये प्रॉब्ली टेस्ट ड्रॉ की तरफ जा रहा है अभी जो सूरत हाल है, और ड्रॉ होना भी हमारे लिए तो कामयाबी सी ही है। मैंने जैसे कहा ना कि जब तक हमारी बैटिंग अगर अच्छा खेलेगी तो ड्रॉ होगा। अभी एक कैरी आउट हो गया है तो 6 आउट हो गए हैं उनके, और लीड अभी उनकी मतलब 20 रन की ऐसी कुछ रह गई, मैं देख नहीं सका, मैंने स्विच किया था चैनल। तो 6 तो आउट हो गए हैं, मगर हमारे बैट्समैन अगर अच्छा खेलेंगे तो ड्रॉ होगा। अगर हमारे बैट्समैन कोलैप्स हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। देखें यहाँ पर थोड़ी सी मैं कप्तानी को ब्लेम करूंगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि खेल सिचुएशन के हिसाब से खेला जाता है। आमिर जमाल को नया बॉल क्यों नहीं दिया, मैं तो सिर्फ मेरा सवाल है भाई, एक लड़का चले नया बॉल नहीं दिया, आप 2 ओवर के बाद चेंज कर देते। मीर हमजा जो है स्विंग तो छोटी छोटी कर रहा है मगर उसकी पेस नहीं है। मतलब मैं नहीं कह रहा, ये पूरे कमेंटेटर्स ये बात कर रहे हैं, मैं सुबह से बैठा यही सुन रहा हूँ उनकी बातें कि भाई जब उसके पास पेस नहीं है तो आमिर जमाल को ले आओ फौरन अंदर। फिर आपने 10 ओवर डिले किया नया बॉल लेने में, चले कोई बात नहीं, वो फैसला था। आमिर जमाल को जल्दी ले आते, वो एक आदमी की लक चल रही है, वो अच्छा खेल रहा है, उसका रिदम आया हुआ है, तो व्हाई नॉट। आप उसको 12 ओवर के बाद तो उसको आपने गेंद दिया। खैर एनीवे, एक अब काफी देर हो गई, हमारी बड़ी जबरदस्त लीड थी। लंच के ऊपर भी हमने उनके 2 आउट कर दिए थे, उस वक्त भी हमारी अच्छी लीड थी, मगर उसके बाद हम हाथ से मैच ग्रिप निकलता गया। साइम तो फिर एक ऐसा बड़ा डिफिकल्ट कैच था मगर उससे छूट गया। वो फिर बार बार दिखा रहे हैं वो कि साइम जो है मिड ऑफ पे खड़े हुए थे, उसने ड्राइव मारी उसकी बॉल पे सलमान की। अब सलमान अच्छी गेंद कर रहा है, आपने अभी तक उसको गेंद नहीं दी भैया। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि देखें सिचुएशन के हिसाब से जब एक लड़के 2 लड़के अच्छी चीजें कर रहे हैं तो आप उनको ज्यादा यूटिलाइज करें। कोई बात नहीं, अगर वो मेन बॉलर्स नहीं है
मगर उनको यूटिलाइज करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा फॉल्ट है, और ये हफीज जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे जरूर पूछा जाए कि भाई अगर आमिर जमाल नहीं गेन कर लेता तो क्या फर्क पड़ता। हाँ, आप हफीज के लिए आपके सवालात की तादाद हर गुजरते दिन के साथ सिक्कू भाई बढ़ती जा रही है। फैजान, आर यू विद अस? डू यू आल्सो थिंक कि आमिर को प्रॉब्ली हम पहले अगर बॉल कराने का मौका देते तो इट कुड हैव बीन बेनिफिशियल फॉर अस एंड वी कुड हैव स्कोर्ड मोर विकेट्स? I agree with सिक्कू भाई कि थोड़ा सा जल्दी अगर आमिर को बॉल मिल जाता तो बेहतर रिजल्ट आ सकते थे। बट अगेन ये हम अपने इस मैच सिचुएशन के मुताबिक अंदाजा ही लगा सकते हैं। बात जो पाकिस्तान को हर्ट कर रही है इस पूरी सीरीज में, वो पाकिस्तान की, जिस तरह सिक्कू भाई ने बात की, हमारी फील्डिंग ने हमें काफी हर्ट किया, वरना प्रॉब्ली कहीं कहीं हम अपर एंड पर भी थे। बट जो सिक्कू भाई ने बात की, जो बॉलर उस मौके पे अच्छा कर रहा होता है ना, चाहे वो हमारा रेगुलर बॉलर ना हो, उस वक्त उसका गेंद अच्छा आ रहा होता है, उसको कंटिन्यू कराए या उसको जल्दी अटैक पे ले आए। आपको कभी कभार वो कहते हैं ना कि आउट ऑफ बॉक्स आपको जाना पड़ता है। तो अगर आप आउट ऑफ बॉक्स, ऑल्दो शान मसूद एक ऐसा कप्तान है जो आउट ऑफ बॉक्स जाता है, जो इंटेंट शो करता है, जो एग्रेशन दिखाता है अपनी क्रिकेट पर। देखते हैं कि शान मसूद अपने फैसलों में कितने हद तक एम्पावर्ड होते हैं, टीम डायरेक्टर की तरफ से वो कितने एम्पावर किए जाते हैं कि नहीं अच्छा ठीक है, हर सिचुएशन में आप ही आजाद है, मेरी तरफ से कोई इन्फ्लुएंस है। तो ये भी बड़ा देखता होता है। ठीक है, आमिर जमाल को थोड़ा पहले ले आते तो मुख्तलिफ होता है, सलमान आगा को ज्यादा मौके मिलते तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। बट अगेन अब भी पाकिस्तान इस मैच पे गिरफ्त पा सकता है अगले 1 घंटे में पोस्ट, तो वो वहां पे सिचुएशन पाकिस्तान अगर अब पकड़ ले ये अगले तो फैजान, इज दैट स्टिल अ क्वेश्चन मार्क कि अभी भी सवालिया निशान बड़ा सा है कि शान कितना आज़ाद हैं अपने फैसलों में? क्या हम इस सीरीज़ के बाद ये डिटर्मिन कर पाएंगे जब आप लोगों की प्रॉब्ली उनसे इंटरेक्शन होगी या जब भी आप तक ज़राए से खबरें पहुंचेंगी? मतलब अभी क्या सेंस मिल रही है आपको? देखिए, ये तो कप्तान कोई भी होगा, वो कभी भी खुद तो ये नहीं कहेगा कि मैं आजाद हूँ या मुझ पे ज्यादा नहीं, जराए से पता तो लग ही जाएगा, फिर अंदाजा हो जाता है या इत्तला डेफिनेटली आ जाती है कि ये फैसला किसके कहने पर हुआ या क्या और रीजन थी। ऑफ कोर्स जब हमारी उससे इंटरेक्शन होंगी, जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद भी, तो फिर हम जरूर बात करेंगे कि क्या थॉट्स थी या क्या इस मौके पे ये क्यों किया, क्यों नहीं किया, या ये इस जगह इसने बॉलिंग कराई या इस जगह इसने बॉलिंग क्यों नहीं कराई। तो फिर उसके बाद चीजें क्लियर होगी कि आगे में। और इनफैक्ट अगर शान का अपना फैसला भी अगर होते हैं तो शान ऑफ कोर्स जिस तरह के वो कप्तान है और जिस तरह अपने आप को वो एक्सप्रेस करते हैं, जिस तरह वो अपने डिसीजंस को एक्सप्लेन करने की सलाहियत रखते, तो डेफिनेटली अगर कोई ना कोई उनके फैसलों पे लॉजिक जरूर होगी अगर वो उनके अपने फैसले होंगे तो। अच्छा सिक्कू, अब फिर से आपने शुरू में ही कह दिया था कि जिम्मेदारी हमारे बल्लेबाजों पर आ गई है, हमारे बैटर्स पे आ गई है। वी कैन जस्ट होप कि इस दफ़ा हमारा टॉप ऑर्डर परफॉर्म करे, बिकॉज इट हैज़ बीन लॉन्ग ड्यू नाउ। वी कैन होप एंड प्रे। और हम तो मतलब मुझे लगता है कि बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंटली नहीं परफॉर्म कर पा रहे, लेकिन फिर भी लोग उनसे प्यार करते हैं। लोग उनको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय ये कहते हैं कि अल्लाह करे कि अगले मैच में वो करें, अगले मैच में वो करें, अगले मैच में भी करें। सो अगर इफ़ आवर टॉप ऑर्डर वर्क्स एंड हमारे टेलएंडर्स ने तो पिछली ज़बरदस्त इनिंग में कमाल ही कर दिया, तो फिर डू यू थिंक वी हैव अ चांस? नहीं, देखिए सिर्फ बाबर ही नहीं, सबने कंट्रीब्यूट करना है ना। जी सबने कंट्रीब्यूट करना है। तो जैसे लेकिन फिर आप कहते हैं ना कि वो दुनिया के नंबर 1 हैं और फिर जाहिर है लॉन्ग ड्यू है, प्यार भी लोग उनसे सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने मैंने भी एक क्लिप निकाल के रखी हुई है, जब मैं कल भी उस दिन जिक्र कर रहा था। मैं वेट कर रहा हूँ सेकंड इनिंग का, फिर मैं उसको दोनों इनिंग्स को ज्वाइन करके वो चलाऊंगा और आप लोगों को भी दूंगा, आप लोग भी चलाइएगा। कि जो वीक पॉइंट मैं देख रहा था वही वीक पॉइंट मुसलसल कमेंटेटर्स मैं देख रहा हूँ वो दिखा रहे हैं कि वो एक जगह पे वो गेन कराते हैं उसको और वहां से वो बेचारा उसको वो एक देखिए, हमेशा याद रखें जब एक प्लेयर बहुत जबरदस्त रन्स कर रहा था, जैसे अभी आमिर जमाल रन्स कर रहा है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, हम उसकी कोई मिस्टेक्स नहीं निकाल रहे। जैसे ही उसकी परफॉर्मेंस का लेवल गिरेगा, जैसे बाबर का गिरा है, हम सब उनके जो वीक पॉइंट्स पकड़ने लगेंगे। ये काम होता है हमारा कि हमें पता चल जाए। जब तक एक आदमी जो कहते हैं ना कामयाबी से चल रहा है तो उसको कोई कुछ नहीं छेड़ रहा होता, कोई नहीं कहता कि इसका ये शॉट है। अब जैसे रिजवान है, रिजवान का वो जो एक स्वीप शॉट है वो खेलता है लेग साइड पे, उसका फेवरेट शॉट है, मगर वो उसको आउट भी करा सकता है। ये जब जिक्र में आएगा कि जब वो उसके ऊपर खुदा ना करे अल्लाह ना करे उस पर बुरा वक्त आए, तो ये हर एक के साथ चलता है। मगर ऊपर से लेके नीचे तक कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। हमारे लोअर ऑर्डर तो बहुत अच्छा खेल रहा है, मगर अब जो टॉप ऑर्डर है उसको रन्स करने हैं अगर ये मैच बचाना है।
हमारे ओपनर्स को करने हैं, हमारे जो है वन डाउन जो प्लेयर आता है शान को करना है, शान को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वो 30-35 करके आउट होना इट्स नॉट अ गुड साइन। आपने जब 50 कर दिए तो कैरी ऑन करें ना, उसको लेके चलें। फिर इसी तरह बाबर तो खैर बेचारा फेल ही हो जा रहा है, अब उसको हर हाल में इस इनिंग में उठना चाहिए, वरना तो फिर उस बेचारे के साथ फिर हम तो कहेंगे कि वो रन नहीं कर रहा। रिजवान ने पिछले इनिंग में किया, अभी भी करे, और नीचे ऑलराउंडर्स अच्छे रन कर रहे हैं, तो टॉप ऑर्डर का रन्स करना। साउथ भी जाहिर है बुझे सही थे। अब साउथ के साथ क्या है, उन्होंने उसको पकड़ लिया शॉर्ट बॉल पे, उसको शॉर्ट बॉल करते हैं, वो इतना वो खेलना जाता है, मगर जब वो नहीं खेलने जाता तो उसको हिट भी लगी है, पिछले इनिंग में भी लगी है, तो वो वीक पॉइंट्स उन्होंने पकड़े में, तो वो आते हैं। अभी जो ये बात कर रहे थे कि जब फैसला जो है बाबर शान के हाथ में नहीं है, देखिए एक ड्रॉप कैच ने शान की कप्तानी को बेचारे को वो हिस्ट्री में आ जाता कि 23 साल के बाद वो जीत जाता। अगर वो कैच पकड़ा जाता वहां पे जो अब्दुल्ला ने छोड़ा सेकंड टेस्ट मैच में, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता। मगर उसकी कप्तानी में देखें, कप्तान को ग्राउंड में जाने के बाद खुद फैसले करने चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा वो डिस्कस करे हमको हफीज से या दूसरे लोगों से कि मैंने ये करना चाहता हूँ, इसके अलावा वो फैसला खुद करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास जाएगी, हफीज को कोई नहीं पूछेगा। मैं आपको अभी भी बता दूं, वो हार के आएगा, कहेंगे कि कप्तान ने हरा दिया, कप्तान तीनों मैच हार गया। ये थोड़ी होगा कि क्रिकेट डायरेक्टर उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था इसलिए वो हारा, नहीं, कभी भी नहीं आएगा। हिस्ट्री के अंदर नाम शान मसूद का आएगा। तो शान को चाहिए कि खुद फैसले करे, जो भी सिचुएशन के हिसाब से बेहतर उसको लगे वो करे। अभी उसने थोड़ी सी मिस्टेक्स कर दी हैं, जिन्हें कोई बात नहीं, लेट्स सी कि अब चलिए पहली सीरीज है, होपफुली ज़्यादा आगे आने वाली सीरीज और आने वाले मैचेस में तजर्बा भी आ जाएगा कुछ, यू नो इट टेक्स टाइम एज वेल टू जेल इन विद द मैनेजमेंट इज वेल टू, पता नहीं तब तक मैनेजमेंट चेंज हो ना हो जाए या हो जाए, वैसे हो ही जाएगी, हो तो जाएगी, हमें पता ही है इलेक्शन मोस्ट लाइकली जाहिर है फैजान पर अब इलेक्शन भी ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम है, उसके बाद नई हुकूमत बनेगी, नई मैनेजमेंट आएगी और फिर हम दोबारा सारे यही बातें कर रहे होंगे कि नई मैनेजमेंट क्या कर रही है, पिछली कौन थी कौन नहीं थी। सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्त, बहुत शुक्रिया फैजान लाखानी। इलेक्शन 2024 माहौल वैसे आज सच कुछ बना नहीं है। PMLN का मैनिफेस्टो अभी तक नहीं आया, वो अभी तक टिकटों के मामले में उलझे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा पता नहीं सिर्फ किसकी कैंपेन नज़र आती है, PPP की कैंपेन हमें नज़र आती है, बाकी मौलाना साहब के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, MQM कह रही है हम बड़ा गली मोहल्लों में जा रहे हैं, PTI भी अपनी अदालती जंगों में मसरूफ़ है। इलेक्शन 2024 से मुताल्लिक़ कई अहम तरीन मामलात हैं जो अभी भी अदालतों में ज़ेर समात हैं। हर सियासी जमात की ख्वाहिश है कि ऐसे इलेक्शन हो जो सियासी इस्तेहकाम का बाइस बने, क्योंकि अगेन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन इंतखाबात के बाद जो भी नई हुकूमत बनेगी उसको अपोजिशन, और पर्टिकुलरली अगर PTI हुकूमत बनाती है तो PTI तो चलें कर ही लेगी, लेकिन अगर PTI हुकूमत नहीं बनाती तो उसको बिलखुसूस उमूमी तौर पे अपोजिशन बिलखुसूस PTI क्या हुकूमत करने देगी, क्योंकि पिछली दफ़ा तो जब वो नहीं थे हुकूमत में तो उन्होंने नहीं करने दी थी किसी को हुकूमत। खैर लेकिन अभी PTI के चेयरमैन हैं गौहर अली खान, और वो कहते हैं कि भाई हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। हम ये समझते हैं कि अगर इसी तरीके से आप इलेक्शन को आगे लेके जाएंगे तो ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा करते हैं कि आपने न सिर्फ बल्ले वाले केस में इख्तियारात का इस्तेमाल करके आपने इस मसले का हल निकालना है, बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना, लोगों के इस ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को वायलेट को अवॉइड करना, इसके लिए भी आप इक़दाम कर लें। उधर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि भाई एक मखसूस जमात है जिसके लिए माहौल बना रहे हैं लोग। जहाँ तक नून लीग से एतराज़ है लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में, अगर नून लीग ने मैनेज किया, बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, तो फिर मैं शिकायत उन्हीं के खिलाफ करूँगा। अगर किसी और ने किया होगा तो फिर मैं वो किसी और का नाम ले रहा होता, मगर मैं स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड के एतराज़ात हैं वो एक सियासी जमात के हवाले से। फिर जमीयत उलमा इस्लाम को तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और उनकी लीडरशिप भी इस पे सवालात उठा रही है। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब बार बार ये कह चुके हैं
कि सिक्योरिटी ख़तरात भी है, बदअमनी है। तो जब बदअमनी हो, सिक्योरिटी ख़तरात हो, लोग घरों से न निकल सके वोट इस्तेमाल करने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए, तो लाखों लोग वोट कास्ट करने से महरूम हो जाते हैं। फिर रिगिंग का ख़तरा है। तो जब अगर कल खुदा न ख्वास्ता इलेक्शन के माहौल में, इलेक्शन के दिन में या उसके आसपास हमले होते हैं, लाशें गिरती है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार रियासी इदारे, हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन है, अदालत है। तो लिहाजा हम ये समझते हैं मौलाना साहब के नोटिस ले। उधर एमक्यूएम ने अगरचे मंशूर का ऐलान कर दिया है, लेकिन उन्हें भी हल्का बंदियों पर शदीद एतराज़ात रहे हैं। जहाँ तक हमारा मामला है, हम ये कह रहे हैं जो हमारे एतराज़ात हैं, इसके अंदर जो बड़ी बड़ी आइनी कानूनी और इंतखाबी जो ज़रूरियात हैं, उन प्रिंसिपल्स को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करके आपने एक नए तरह की हल्का बंदियाँ की हैं। इसकी वजाहत कर दीजिए ना। वो वाले मामलात जब ये एक तरफा तौर पे हुआ है, तो जो कुछ हमें इत्तलात मिल रही थी वो हमने उन तक पहुँचा दी। अब ये उनकी जिम्मेदारी है। ये हमारा हक और हमारा फ़र्ज़ है, ये खदशात अदालतों तक, इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है, वो हमने पहुंचा दी है। अब इस प्रोसेस पे कैसे हो कि तमाम लोगों का, तमाम स्टेक होल्डर्स का एतमाद हो? सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आवाम का एतमाद हो, जो इलेक्शन हो उसका जो नतीजा निकले, उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत स्टेबल हो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुदस्सिर रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के डायरेक्टर हैं पैफिन के। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। हमने एक फहरिस्त बता दी, सबके सामने रख दी एतराज़ात की। नेचुरली ज़ाहिर है कभी भी हर किसी को 100% सेटिस्फाई तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन एक जनरल सेटिस्फैक्शन हो और तमाम लोग एटलीस्ट इंतखाबी नताइज माने, इसके लिए कोशिश तो की जा सकती है। अभी जो माहौल है, आपको लग रहा है कि फरवरी में जो इंतखाब होगा उसके नताइज सब तस्लीम करेंगे? देखें, ये थोड़ा मुख्तलिफ है इलेक्शन पिछले इलेक्शंस की निस्बत। इसमें एक तो जो एडेड एक फैक्टर है वो एक सोशल मीडिया का है, जिसमें इंफॉर्मेशन की रफ्तार बहुत तेज हो गई है और लोग और मीडिया बिल्कुल क्रिकेट की कमेंट्री की तरह इलेक्शन के प्रोसेस पे भी तबसरा करने लगे। मिनट पर इलेक्शन के प्रोसेस पे तबसरा हो रहा है, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन भी है और डिसइंफॉर्मेशन तो आपको पता है अब पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ही बन गई है सारी दुनिया में। उस पूरे सिचुएशन में इलेक्शन होने जा रहा है और किसी भी इलेक्शन की लेवल प्लेइंग फील्ड या उसके आउटकम की लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा इंहिसार इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी पे है कि इलेक्शन कमीशन के फैसलों से लोगों को मसला है, चाहे वो डिलिमिटेशन के हवाले से हो, चाहे नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से हो, चाहे जो नतीजा शायद आ जाए उस पर भी हमेशा सवाल उठते रहे। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा जो तरियाक है वो ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि इलेक्शन बड़ा लीगल प्रोसेस है। पाकिस्तान में इलेक्शन की तमाम मराहिल को बड़े वाज़ेह तौर पे बताया गया है। उसके आप दाएं बाएं अगर जरा से भी होते हैं वो लीगल वायलेशन करार पाती है। इसी तरह नॉमिनेशन पेपर्स की अगर रिजेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर्स कर रहे हैं, उसका एक बहुत ही लीगल और वाज़ेह क्राइटेरिया मौजूद है। इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास कोई डिस्क्रिशनरी स्पेस नहीं है कि हमें कोई शख्स पसंद नहीं है तो हम उसको कहें कि ये इसका नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं करते। वो 3-4 उसको शराइत पे पूरा उतरना है, अगर वो नहीं उतर रहा तो उसे रिजेक्ट कर देगा। अगर नहीं रिजेक्ट करेगा तो ट्रिब्यूनल में उसका फैसला, जो अभी ट्रिब्यूनल का प्रोसेस, अपील का प्रोसेस चलता है, उसमें उसका फैसला वापस हो जाता है। उस तरह हुआ है। मिसाल के तौर पे 45% नॉमिनेशन पेपर 2013 या 2018 में 31% एक्सेप्ट हो गए थे जो रिटर्निंग ऑफिसर्स ने रिजेक्ट किए थे। तो बुनियादी तौर पे ट्रांसपेरेंसी, इलेक्शन कमीशन जो फैसले कर रहा है उस फैसले की वजूहात, इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान सेकंड भी हुए इलेक्शन ऑफिसर्स जो हैं उनके जो फैसले हैं उसको बाकायदगी से ट्रांसपेरेंटली लोगों के सामने रखा जाता रहेगा, तो लोग इस बात के, लोग और मीडिया के पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी जिसके बुनियाद पे फैसले किए जा सकते हैं। अभी हमें लगता है कि
कुछ चीजें वाज़ेह तौर पे लोगों के सामने नहीं है, लोग या तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर एक नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। और आपको लगता है कि ज्यादातर ज़ाहिर है पीटीआई शिकायत करती रही है कि इनके लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो रहे हैं, ऑल्दो ट्राइब्यूनल में जा रहे हैं, एक्सेप्ट भी हो रहे हैं अब, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन उनकी वजूहात भी अवाम के सामने रखता तो प्रॉब्ली कोई भी नैरेटिव ना बना पाता कि भाई हमें बिला वजह रिजेक्ट किया जा रहा है। क्या व्हाट आर यू? जी मैं बात बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि जो प्रोसेस के इश्यूज हैं वो यकीनन मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे डिलिमिटेशन की अगर बात की गई है, हमारे पास अभी भी हल्के मौजूद हैं जो लीगल लिमिट 10% छोटे बड़े हल्कों पर है कि 10% वेरिएशन से ज्यादा ना हो। 100 कम हो गए हैं फाइनलाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन 140 के करीब अभी भी हल्के मौजूद हैं जो बहुत या तो बड़े हैं या छोटे हैं। लीगल लिमिट जो है उसमें फॉल नहीं करते। इसके अलावा जो ये नॉमिनेशन प्रोसेस के जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, इसमें कई कैंडिडेट जिनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं और अपीलेट ट्रिब्यूनल्स अगर उनको रिस्टोर कर देता है तो यकीनन कॉज ऑफ कंसर्न है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स ने किन बुनियाद पे फैसला किया, जो प्राइमा फेसाई बुनियाद पे अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी फैसला करना है ना। तो ऐसे रिटर्निंग ऑफिसर जिनके फैसले अंडू हो रहे हैं, अभी तक जो माहौल है, जो मेजर स्टेट पोजीशन है वो ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसले इलेक्शन कमीशन देखे कि कानून के मुताबिक कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे और इस तरह के फैसले हैं जो कानून के परव्यू के बिल्कुल बाहर हैं, तो ऐसे रिटर्निंग ऑफिसर पे इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार, इलेक्शन कमीशन की बहुत भारी जिम्मेदारी है और जाहिर है अभी भी वक्त है वो अपना लोगों में अपना एतमाद और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मुदस्सिर साहब ब्रीफली हमें बता दीजिएगा, जाहिर है एक क्वेश्चनेबल इलेक्शन होता है तो अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है और दैट मीन्स एन अनस्टेबल मुल्क। अभी जो सूरत हाल है, आपको क्या लग रहा है इलेक्शन के बाद हम तवक्को यही रखेंगे ना कि स्टेबिलिटी आ जाएगी? जो प्रोसेस हो रहा है, के बाद जो प्रोसेस तो यकीनन आ जाती है। इलेक्शन के पास सर्टेनिटी तो पॉलिटिकल सर्टेनिटी तो आ जाती है। हमारे अक्सर इलेक्शन जो हैं उनके रिजल्ट इसी तरह उसकी लेजिटिमेसी इलेक्शन के बाद क्वेश्चन की गई है। 2013 का हो, 2018 का हो, 2002 का हो, उससे पहले के इलेक्शन हो। 2013 के बाद स्टेबिलिटी नहीं आई थी ना, क्योंकि एक जमात महीनों धरना देती रही थी, फिर कोई और आ जाता था धरने देने, और वो इंतखाबात से जुड़ा ही मामला था वो भी। देखिए पॉलिटिकल सर्टेनिटी तो आ गई थी। हम यही कह 2013 से 2018 के दरमियान हम कहते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होना शुरू हो गई थी, कोई आपका जीडीपी भी बढ़ गया था। उसकी क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन सर्टेनिटी, एक पॉलिटिकल सर्टेनिटी मौजूद थी। और ये जो मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, एहतजाज जो है वो हम जमहूरियत से निकाल के बाहर नहीं रख सकते। एहतजाज एक हुस्न है जमहूरियत का, कानून के मुताबिक बगैर वायलेंस के, गाली गलोच को निकाल के, नफरत निकाल के प्रोटेस्ट लोगों का हक है, प्रोटेस्ट होता रहेगा। प्रोटेस्ट से होने का ये मतलब नहीं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। हाँ, प्रोटेस्ट तो सर्टनली होता है, लेकिन एक होता है प्रोटेस्ट जिसमें एक मार दो, पीट दो, टोलियों में जाओ, आग लगा दो, वो वाला आंसर भी आपको याद है ना। जमहूरी दायरों के अंदर प्रोटेस्ट हो तो वो तो बिल्कुल, वो तो इनफैक्ट ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर रिजवी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। जी दिन ज़रा बेहतर हो गया है क्योंकि पाकिस्तान को बड़े सालों बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में बर्तरी हासिल हुई है। एक्चुअली टू बी प्रिसाइज 2010 के बाद पहली मरतबा है कि हमें बर्तरी मिली है। ऑल्दो 14 रन की लीड है पाकिस्तान के पास, लेकिन फिर भी बर्तरी तो बर्तरी होती है। 2010 में सिडनी टेस्ट मैच तक पाकिस्तान को आखिरी मरतबा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन एनी टेस्ट मैच बर्तरी हासिल थी, इन अ टेस्ट मैच बर्तरी हासिल थी। और इस मैच के तो स्टार अब तक साबित हो रहे हैं। आमिर जमाल माशाल्लाह भाई क्या परफॉर्मेंस है, बैटिंग हो बॉलिंग हो। पहली इनिंग में इन्होंने 82 रन बनाए, जिसकी बदौलत पाकिस्तान एक अच्छा टोटल स्कोर करने में कामयाब रहा, स्कोर बोर्ड पे सेट करने में कामयाब रहा इन द फर्स्ट इनिंग, बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट इनिंग पाकिस्तान की। और उसके बाद इन्होंने बॉलिंग में भी कमाल कर दिया, इनफैक्ट धमाल कर दिया, और 6 ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ियों को चलता किया और अब तक सीरीज़ में 17 विकेटें हासिल कर चुके हैं। जस्ट अ लिटिल ट्रिविया, 1990 में आखिरी मरतबा वसीम अकरम ने 5 ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ियों को आउट किया था इन एन इनिंग, और 50 रन भी बनाए थे उसी मैच में। सो आमिर जमाल को नए गेंद से पहले बॉल कराने का मौका देना चाहिए था। सिकंदर बख्त ये बड़े दिन से कह रहे हैं, बट आज भी इस मैच में भी 12 ओवरों के बाद उनकी बारी आई। सिकू, डू यू थिंक वी आर इन गुड शेप? फाइनली माशाल्लाह बर्तरी हासिल हुई है 2010 के बाद।
ये देखो अब्दुल्ला, अगर ऑनेस्टली अगर देखा जाए ना, ये क्रिकेट टीम ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। हमने अगर वो सेकंड टेस्ट में अब्दुल्ला से कैच नहीं छूटता तो हो सकता है कि हम सीरीज में भी इस वक्त 1-1 होते। तो इस टीम ने अगर क्रिकेट वाइज जिस तरह की उसमें ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेली जाती है, ऑस्ट्रेलिया का जो टफनेस है, जिस तरह के ऑस्ट्रेलियंस कह रहे थे कि पाकिस्तानी टीम को यहाँ आना नहीं चाहिए, पाकिस्तान टीम का जो बॉलिंग अटैक है इससे भी जो है पैथेटिक है, पिछले वाले से भी पैथेटिक है, ये पॉन्टिंग कह रहे थे सब कुछ। तो हमारी इस टीम ने सारी चीजें गलत साबित कर दी है, विच इज सुपर, मैं समझता हूँ सुपर परफॉर्मेंस है। मगर थोड़ी सी हमारी जो अक्ल समझ में नहीं आती, वहां पर जो है हफीज भी बैठे हैं, वहां पर सारे क्रिकेटर्स हैं, सबको पता होता है कि जब एक लड़के का रिदम आया हुआ होता है, जैसे सलमान का आया हुआ है, इस वक्त आमिर जमाल का आया हुआ है, आप उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करें। पता है फिर कॉन्फिडेंस भी उस लड़के का ज़रा ज़्यादा माशाल्लाह नज़र आ रहा है, उसका कॉन्फिडेंस उसकी बैटिंग के बाद भी नज़र आ रहा था, उसके बाद बॉलिंग में भी उसने जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने ही है। बिल्कुल। अब जब एक लड़के का रिदम आया हुआ होता है ना, डजंट मैटर कि आपने एक फैसला किया हुआ है कि मैं मीर हमजा से नया गेंद कराऊंगा, आप उसको चेंज करें एज पर सिचुएशन। आप जो है वो विकेट गिर गई जनाब, एक हमारी हाँ विकेट गिर गई है और मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए, बोल्ड हो गए। तो अब ये देखें ना, अब हमारे जो बैट्समैन है, जो टॉप ऑर्डर है, उसने कुछ करना है। अगर वो अभी ये पहली ओवर में शायद वो आउट हो गया है, तो अब आप देखें हमारे बैट्समैनों ने इस मैच को बचाना है। तो पता नहीं हमारे टॉप ऑर्डर का मसला एट टाइम्स कभी-कभी लगता है जब से हमने होश संभाला है तब से चलता आ रहा है, बीच में कभी बेहतर हो जाता है, फिर खराब हो जाता है। बट देखिए अभी 2 दिन बाकी हैं ये खेल। आमिर जमाल ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। देखें हम बड़े अरसे से एक ऑलराउंडर ढूंढ रहे हैं कि जो कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो, तो उसने जो रन्स किए और आज फिर 6 आउट कर दिए, ऑस्ट्रेलिया में जाकर आउट करना उनकी विकेटों पे, इट्स अ बिग अचीवमेंट। जितनी भी उसकी तारीफ की जाए वो कम है, और इसको हमें लेके चलना चाहिए इस बॉलर को। ये ना हो कि अब उसको जो है हम बिठा दें कहीं ले जाकर, कुछ उसको T20 में भी खिलाएं, इज अ गुड ऑलराउंडर, और इसको अब बनाएं। अब नाउ दिस इज द जॉब ऑफ द कोचेस जो वहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है कि उसको एक अच्छे ऑलराउंडर में और अच्छे बेहतर परफॉर्मेंस के लिए उसको कन्वर्ट करते चले जाएं। अच्छा सेकू, अगर हमें मैच बचाना है होपफुली, तो हमें कितना हम स्कोर करना होगा इन द सेकेंड इनिंग? कितनी बढ़तरी चाहिए? आज के दिन हमारी सिर्फ एक ही विकेट गिरे जो अभी गिर गई है, उससे आउट ना हो, और कल पूरा दिन खेलें। जब तक कल हम पूरा दिन नहीं खेलेंगे तो फिर हम मैच कैसे बचाएंगे, और उसके साथ रन्स भी होते चले जाएं, तो इसके अलावा कोई चांस नहीं। हमारे अब टॉप ऑर्डर के ऊपर है सारा खेल एक्चुअली लिटरली टॉप ऑर्डर पे है, क्योंकि बॉलर्स ने अपना काम कर दिया। होपफुली लेट्स सी बेहतर होगा। अब्दुल्ला शफीक पे क्या लगता है आपको, वाई हैज़ ही नॉट बीन एबल टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट? वो कैच, मुझे लगता है कभी कभी हमने उनके कैच ड्रॉप का इतना जिक्र कर दिया है, और कहीं ना कहीं से खबरें भी इन तक पहुंचती हैं कि उसी का प्रेशर ले बैठे हैं बेचारे। ये भी होता है, मगर ये कि अब्दुल्ला शफीक खेलता बड़ा सीधे बल्ले से है, टेक्निकली बड़ा साउंड प्लेयर है, मगर देखें ना बुरा वक्त तो अभी बाबर पे भी आया हुआ है। जो गेंद इस अब्दुल्ला शफीक को गिरी, अगर ये बाबर को गिरेगी, बाबर इसमें फंसेगा। वो जो गेंद पड़ के अंदर आ रहा है, अभी मेरे पास, मैंने बार बार इस क्लिप का जिक्र कर रहा हूँ जो मेरे पास है, जिसमें उसकी 10 डिसमिसल्स हैं मेरे पास, और मैं ये दोनों ऐड करके जो इस इनिंग में वो जो भी कुछ करता है, तो फिर वो मैं चलाऊंगा कि दिखाने के लिए कि जो गेंद पड़ के अंदर आता है वो बाबर के लिए खतरनाक हो रहा है। तो बाबर को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हमेशा जब प्लेयर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, कोई उसको नहीं देखता, उसकी गलतियां नहीं निकालता। जब वो उस परफॉर्मेंस खराब होती है तो हम उसकी गलतियां निकालते हैं। चलिए जी, आज भी हमें जाहिर है विकेटें नहीं गंवानी है, कल भी हमें सारा दिन खेलना है, तो फिर वी हैव द चांसेस। बहुत शुक्रिया सिकू, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस अगेन। हमने सोचा अब मैच में हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बरतरी मिली गई है हमें 2010 के बाद ऑस्ट्रेलिया में इन अ टेस्ट मैच। 2010 में एक्चुअली सिडनी टेस्ट ही था जिसमें हमें आखिरी मरतबा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनिंग में बरतरी मिली थी। तो हम इस पर ज़रा तफसीली बात कर लें। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे इंतखाबात और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो रिजर्वेशंस हैं, क्या माहौल बनता नज़र आ रहा है, क्या इंतखाबात होने से पहले ही मुतनाज़ तो नहीं हो गए हैं, किस तरह से इंतखाबात और इंतखाबी प्रोसेस पे आवाम और फिर जो मुबस्सिरीन हैं जो पूरी दुनिया देख रही है उनका एतमाद बढ़ाया जा सकता है, उस पर बात करेंगे। सरबरा पिलजाट अभी हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद बिलाल महबूब साहब। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद साहब, इंतखाबी मामलात से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की सर्टनली एक तारीख़ तो है जो बज़ाते ख़ुद बड़े तहफ़्फ़ुज़ात की वजह बनती है। अब तक जो आप देख रहे हैं,
क्या गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में सूरत हाल बेहतर है, बदतर है, क्या है? बहुत शुक्रिया। मुझे हालात में कोई बड़ी तब्दीली नजर नहीं आ रही। जिस तरह के हालात माजी के इंतखाबात में रहे हैं, खासतौर पे 2018 के इंतखाबात में या फिर उससे पहले के कुछ इंतखाबात में, कमो बेश वैसी ही सूरत हाल है इस दफा। कुछ मामलों में हो सकता है कि जरा ज्यादा बुरे हालात हों और कुछ मामलात में जरा कम बुरे हालात हों, लेकिन ओवरऑल मुझे ये सूरत हाल बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे माजी के इंतखाबात में रही है। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड ना, ये इस्तिलाह बड़ी आम हो चुकी है, सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, डिमांड भी कर रहे हैं, लेकिन कोई ब्लैक एंड वाइट चीज़ तो है नहीं है। जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन को कुछ बेहतरी लानी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्या है फौरी इक़दामात जिससे इंतखाबात के साफ शफाफ होने का तासुर कायम हो सके? देखिए, फौरी तौर पे तो कुछ चीजें तब्दील नहीं होती। हमारे यहाँ एक तवील मुद्दत के बाद एक निज़ाम बना हुआ है और वो निज़ाम के कुछ हिस्से तो बिल्कुल सही परफॉर्म कर रहे हैं। आइडियल तो नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज वो ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। मसलन मैं इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस से मुतमईन हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की है चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए। उनके कुछ फैसले कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन हर एक को खुश नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने माजी में जो बाई इलेक्शंस करवाए हैं, जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करवाए हैं, वो जनरली, और सेनेट के इलेक्शन करवाए हैं, वो जनरली फ्री एंड फेयर करार दिए जा सकते हैं। और उन्होंने जहाँ पे कुछ खराबियाँ हुई थी उसको फौरी तौर पे इंटरवीन भी किया है। कुछ एक इलेक्शन तो मुझे याद है दस्ता का, उसको उन्होंने वॉइड भी करार दिया है और उसके बारे में जिन लोगों ने वहाँ पे कुछ गलत काम किए थे उनके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश भी की है। जिस चीज़ के अंदर मैं समझता हूँ बेहतरी की ज़रूरत है, वो हमारी अदालतें जिस तरह से बड़ी फौरी तौर पे इलेक्शन के मामलात में एक्शन ले लेती हैं इलेक्शन के प्रोग्राम के अनाउंस होने के बाद, वो शायद उसके ऊपर हमारी अदालतों को कुछ रेस्ट्रेन शो करना चाहिए। जब इलेक्शन प्रोग्राम का ऐलान हो जाए उस वक्त से लेके इंतखाबात के मैच के ऐलान तक इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने देना चाहिए। को बहुत ही बड़ी सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर अदालतें उसके दरमियान में आए। लेकिन अब रिटर्निंग ऑफिसर के तबादले के मामलात में भी अगर हाई कोर्ट इन्वॉल्व हो जाएगी तो फिर वो इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर सकेगा। मेरे ख्याल में किसी बड़ी रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जो आइन में लिखा हुआ है, जो कानून में लिखा हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, एनफोर्स किया जाए। हमारी कमजोरी एनफोर्समेंट में है। कानून और आइन में तो बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा अहमद साहब, इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान ये बात भी सामने आ रही है कि सियासी नौयत के मामलात सियासी जमातें खुद हल करें, इलेक्शन से पहले मिलकर बैठें, सब तय करें। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? होता अगर होगा तो बेहतरी आएगी इससे? यकीनन। देखिए, ये सियासी जमातें का डायलॉग तो मुस्तकिल जारी रहना चाहिए। जब पार्लियामेंट होती है तो पार्लियामेंट एक्चुअली एक फोरम होती है जिसमें सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर आके स्ट्रक्चर्ड गुफ्तगू करती हैं और पार्लियामेंट से बाहर इनफॉर्मली एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल करती हैं। खराबी तब पैदा होती है जब कोई सियासी जमात दूसरी सियासी जमातों से अपने आप को बालातर या अफजल समझे और बहुत आला समझे और फिर दूसरी सियासी जमातों को चोर और डाकू समझे और उनके साथ बातचीत न करे। बातचीत से जब दरवाजा बंद होता है तो उससे खराबी पैदा होती है। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि सब सियासी जमातों ने अपने माजी से कुछ न कुछ सबक सीखा होगा और मुस्तकबिल में या इसी वक्त भी वो एक दूसरे के साथ बातचीत के दरवाजे खोलेंगी और बातचीत शुरू करेंगे। उसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि इंतखाब होगा तो उसके बाद हम करेंगे। अभी भी बातचीत शुरू हो सकती है। शुरू में मुश्किल पेश आएगी, लेकिन अगर बातचीत शुरू हो जाएगी तो एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा और ये मसाइल जिसके सियासी पार्टियां दो चार हैं वो हल करने में मदद मिलेगी इससे बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल महबूब साहब पिलडाट से।
अभी हमारे पास अच्छी खबर नहीं है ऑस्ट्रेलिया सिडनी से, क्योंकि पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर चुकी हैं। शान मसूद हमारे कैप्टन भी आउट हो चुके हैं। अब्दुल्ला शफीक इससे पहले आउट हो गए थे बगैर कुछ किए पहले ओवर में आई गैस, और उसके बाद अभी तक शान मसूद भी पेविलियन वापस लौट चुके हैं। आई डोंट हैव मच टू से अबाउट इट आइदर। सो बाबर और साइम इस वक्त मौजूद हैं क्रीज पर। चले, वहाँ से तो कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन एक अच्छी खबर है रेलवे मुसाफिरों के लिए, और वो खबर ये सामने आई है कि भाई एक नई डाइनिंग कार का इफ्तिताह किया गया है, जिसे अभी तो एक गाड़ी से जोड़ा गया है, उसके बाद तमाम गाड़ियों तक इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा। डाइनिंग कार में एक वक्त में 45 मुसाफिर खाना खा सकेंगे, सो टर्न्स होंगी आई गेस, और तर्जुमान के मुताबिक डाइनिंग कार के मेन्यू में 40 से ज़ायद खाने रखे गए। भाई कैसे इतना बड़ा मेन्यू मैनेज करेंगे? डाइनिंग कार को फिलहाल बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में लगाया जाएगा। रेलवे हुक्काम के मुताबिक चंद हफ्तों में दीगर ट्रेनों में भी नई डाइनिंग कार लगा दी जाएगी। और CEO रेलवेज़ आमिर बलोच का कहना है कि महदूद वसाइल के बावजूद मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का इरादा हमने किया है। वैसे एक बहुत ही मुतनाज़िर सी वीडियो पहले आई थी जिसमें एक डांस हो रहा था एंड इट वाज रेलवे की डाइनिंग कार। वो विजुअल मेरी आंखों में बैठा हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स बट बिकॉज किस तरह का हाल है एक डाइनिंग कार का। बट ये देख के ज़रा तसल्ली हो रही है। मैं तो कहता हूँ इसे ना दिखाएं, सुबह सुबह भूख लग रही है हमें। सो पिज़्ज़ा इज़ गुड। सो एक नॉर्मल मेन्यू है और उसके बाद और कौन सा मेन्यू? सो यू कैन सी द मेन्यू एंड द रेट्स इज एक प्रीमियम मेन्यू है भाई। सो आपने प्रीमियम मेन्यू लेना है या फिर आपने नॉर्मल मेन्यू रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। सो कुछ चीज़ें महंगी हैं, कुछ चीज़ें सस्ती हैं। मुझे कुछ मिल्क शेक्स पे एतराज़ था कि ज़रा महंगा है, लेकिन हर चीज़ महंगी हो गई है। प्रीमियम मेन्यू में सादा नान 200 रुपये का, वैसे ये ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा है एक्चुअली। ये तो प्रीमियम मेन्यू है, लेकिन नॉर्मल मेन्यू में रेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रीमियम में नान का मेरा ख्याल है नज़रसानी करने की अभी ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप दोबारा से ज़रा डब्बा दिखा दें वो ट्रेन का, उसकी सीटें वीटें अच्छी हो गई हैं, सर्वर्स हैं आपके पास मौजूद। सो ये है सीन। ओह दिस इज़ द प्रीमियम लॉन्च। ठीक है जी, बेहतरीन हो गया। एक यार ट्रेनें भी एक पूरी, मैं तो कहता हूँ एटलीस्ट लाहौर टू कराची आप एक टूरिज़म ट्रेन चलाएं, क्योंकि बाज़ लोग जो एफ्लुएंट होते हैं who can afford to travel in airplanes, they also want to have the experience of a railway journey and they want to give that experience to their children as well. So एक बेहतरीन किस्म की, जिस तरह हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में है टूरिज़म के लिए ट्रेन्स हैं, रॉयल ट्रेन्स हैं, लग्जरी ट्रेन्स हैं, उस तरह की एक ट्रेन अगर डिज़ाइन करें, you know you can take interior designers on board, you can take other people on board, और सिर्फ एक सफ़र ऐसा हो जिसमें आप एंटरटेन हो सकें। मंजिल पर पहुंचना मकसूद तो हो ही, लेकिन यू नो पीपल शुड लुक फॉरवर्ड टू द जर्नी मोर देन द डेस्टिनेशन। और उसमें ज़्यादा आप डब्बे ना जोड़ें, उसमें हफ्ते में 2 दिन चला लें या 1 दिन चला लें, जस्ट फॉर द टूरिज़म पर्पस, दैट वुड बी ग्रेट। आगे बढ़ेंगे और फैज़ाबाद अमल दरामद केस में कल बड़ी पेशरफ सामने आई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने फैज़ाबाद कमीशन के सवालनामे के जवाबात जमा करा दिए। वैसे उस पर ख्वाजा आसिफ का आपने रिस्पांस भी देखा होगा कल शाहजेब के प्रोग्राम में, और उन्होंने ये कहा मैंने तो कोई साजिश नहीं की। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कौन मानता है जिसने साजिश की हो। कमीशन ने इससे पहले इन्हें दो बार तलब किया था, लेकिन वो पेश ही नहीं हुए थे। कल उन्होंने कमीशन के सवालनामे के जवाबात जमा कराए हैं। इस केस का दायरा कार बज़ाहिर मज़ीद बढ़ने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने अपने जवाबात में नून लीग की हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्ज़ामात की तरदीद की है। उनका मौक़िफ़ है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात उस वक्त की हुकूमत के कहने पर किए थे। गुज़श्ता बरस नवंबर में निगरान हुकूमत ने फैज़ाबाद धरना केस में अदालती फैसले पर अमल और ज़िम्मेदारों के तयन के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म फवाद हसन फवाद समेत कई अफसरान पेश हो चुके हैं। धरना कमीशन डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में कायम किया गया। जो काम कर रहा है कमीशन में साबिक IG ताहिर आलम और खुशहाल खान भी शामिल हैं। एजाज़ सैयद हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया एजाज़। फैज़ाबाद अमल दरामद केस बड़ा अहम केस है। होपफुली बस ये कमीशन ना खिला जाए, अल्टीमेटली इसका कुछ नतीजा भी निकले। इदारों के हदूद का तयन होना है इसमें, और इसमें बहुत से अहम सवालात भी हैं। एक अहम बयान जनरल फैज़ का माना जा रहा था। जो जवाबात उनकी तरफ से सामने आए हैं
क्या कहना चाह रहे हैं वो, क्या हुआ एग्जैक्टली और जो हुआ वो हुकूमत के कहने पे हुआ, ये तो हमें समझ में आई, लेकिन एक्चुअली असल में दरअसल हुआ भी यही कि जो भी कर रहे थे वो हुकूमत के कहने पे कर रहे थे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। फैज़ हमीद साहब कह रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने किया है वो उस वक्त की जो हुकूमत थी, उस वक्त की काबीना थी, उस वक्त की जो मिलिट्री लीडरशिप थी, उन सब का फ़ैसला था और उन सब की हिदायत के ऊपर कानून के तहत जो हुकूमत ने या उस वक्त की मिलिट्री क़यादत ने जो उनको हिदायत दी थी उसके तहत उन्होंने किया है। और वो इस बात को डिनाई करते हैं कि उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की साजिश की। अच्छा, एक सवालनामा था जिसका जवाब जनरल फैज़ की तरफ से जमा कराया गया, क्या इसके बाद इन्हें ज़ाती हैसियत में पेश होने की ज़रूरत होगी या नहीं, बस सवालनामे तक ही महदूद रहेंगे? जी डॉक्टर अख्तर अली शाह, ताहिर आलम और खुशहाल ख़ान की पर मुश्तमिल ये जो बेंच है, ये जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से जो बयानात जो जवाब दिया गया है उसका एनालिसिस करेगा और जो बाकी लोगों के जवाबात आए हैं या लिए जा रहे हैं या उनके इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं उनसे मुवाजना किया जाएगा। तो अगर कमीशन ने ज़रूरत समझा, कमीशन को महसूस हुआ कि फैज़ हमीद साहब से बात दोबारा करनी है तो फैज़ हमीद साहब को दोबारा नोटिस जारी किया जाएगा और उन्हें ऑनलाइन डिजिटल ज़रिए से, वीडियो के ज़रिए से भी बयान लिया जा सकता है और उन्हें बुलाकर भी बयान लिया जा सकता है। अच्छा, ये तो बयान है जो सामने आ गया, मज़ीद भी सर्कली कार्रवाई होनी है। कौन कौन से बयानात हैं अभी और लोगों के जो रिकॉर्ड किए जाने हैं, और आपको लगता है कि कोई नतीजा निकलेगा इस सारी एक्सरसाइज का? देखिए, इसमें ख्वाजा आसिफ जो है वज़ीर दिफा, उनका बयान वीडियो लिंक के ज़रिए लिया जाएगा। उस वक्त के सूबाई वज़ीर दाखिला जो थे और वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह, उनका बयान लिया जाएगा। साथ ही साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया उनके बयानात लिए गए हैं। जो डीजी रेंजर्स थे पंजाब के उस वक्त के, जो पैसे तकसीम करते हुए जिनकी वीडियो आई थी, उनका बयान भी लिया जाएगा। तो ये मामला 22 जनवरी को कमीशन ने अपनी रिपोर्ट देनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 22 जनवरी तक काम होगा। कमीशन की मुद्दत में शायद थोड़ी सी तोसी हो और ये मामला अपने मंतकी अंजाम को ज़रूर पहुँचेगा, क्योंकि काफ़ी डाइवर्स किस्म के ज़राए से ये जो कमीशन है वो बयानात ले रहा है और अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया। एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक म्यूजिक और एक छक्का स्टार्क को इन्होंने मारा है, विच इज़ ह्यूज। सो लड़का निडर तो है, पहली इनिंग में ज़रा बैड लक हो गई थी, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली एंड इफ ही डज वेल देन वी हैव अ चांस। अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक इशू जो हम पता नहीं दर्जनों बार, मेरा ख्याल है सैकड़ों नहीं तो दर्जनों बार तो डिस्कस कर गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 1600 नए कैमरे नस्ब किए गए हैं, 800 मजीद लगेंगे। बाकायदा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है। पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम हो रहा है। दूसरी तरफ हम जहाँ बैठे हैं, मिनी पाकिस्तान कहलाने वाले कराची में बरस गुजर गए हैं। हुकूमतें दावे करती आई हैं, अमली तौर पर ठोस पेशरफ्त नहीं हो सकी है, एक्सेप्ट अ फ्यू पायलट प्रोजेक्ट्स। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत कई शख्सियात सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी करती रही हैं। 3 फेजेज में ये चीज़ होगी। तो पहले फेज़ में तकरीबन कोई 8 साढ़े 8 अरब रुपए रिक्वायर्ड होंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर ये पैसे प्रोवाइड करेगी ताकि आप पहले फ़ेज़ को कंप्लीट कर सकें, जिसके अंदर कराची के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, आपका रेड जोन, पोर्ट की आपकी इंस्टॉलेशंस, एयरपोर्ट वगैरह जो इंपॉर्टेंट आपके मकामात हैं उनको किया जाए और फिर सेकंड और थर्ड फेज़ में इसको आप पूरे शहर में लेके जाएं। ये तस्लीम शुदा बात है दुनिया में कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत क्राइम पर काबू पाने में मदद मिलती है, मुलजिमान की गिरफ्तारी आसान होती है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कराची, मकसूद मेमन ने कोई 1.5 साल पहले कहा था इस सिलसिले में कि सेफ सिटी का मनसूबा फाइनल हो चुका है, बस ये फाइनल ही होती हैं चीज़ें। पहले मरहले में टोटल 12,000 कैमरे लगेंगे कराची में और पहले मरहले में 6,000 कैमरा इसी साल बाय एंड ऑफ दिसंबर हम कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट करें। तो 6,000 कैमरा से हम इस प्रोजेक्ट का स्टार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर हम 6,000 और लगाएंगे, तो टोटल 12,000 कैमरा पूरे कराची के अंदर लगेंगे। इसमें तमाम जोन्स कवर होंगे, तमाम एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स कवर होंगे और जितने शॉपिंग एरियाज़ हैं या जो बिज़नेस सेंटर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑफिसेज़ हैं, इन तमाम को हम इस चीज़ के अंदर कवर करेंगे। इसी में बात करेंगे हमारे नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम डोगर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डोगर साहब, आपसे हम कितनी दफ़ा बात कर चुके हैं इस मौजू पे? 3 दफ़ा
3 से 4 मरतबा हाँ, 3 से 4 मरतबा, लेकिन जो क्या, और ये जो फिगर्स हैं ये आते हैं हमारे पास, ये प्लीज बंद कीजिएगा सो आई कैन कंटिन्यू माय कन्वर्सेशन। यस, सो ये कितनी दफ़ा ये फिगर्स आते हैं हमारे पास कि भाई इतने महीने में इतने कैमरे लग जाएंगे, फलां हो जाएगा, धमका हो जाएगा, उसके बाद नथिंग हैपेंस। हाँ देखें, जब हमने शायद ये 2022 में इस पे बात की थी तफसीली, वो मैं पूरा उम्मीद हुआ था और मैं एक अच्छी खबर के तौर पे आपके पास लाया था, लेकिन आप इस पे डिसएग्री थे क्योंकि हमारी बात भी हमारे तो तहफ़्फ़ुज़ात तब भी थे, देखिए वक्त ने हमें सही साबित किया। मैंने बिल्कुल वो उसमें बहुत कोशिश की जिसमें मैं पूरा उम्मीद भी था, जो मैंने सिचुएशन खुद देखी थी। पायलट प्रोजेक्ट बना था और पायलट प्रोजेक्ट इसके जब सामने आ गए और उस पर काम हो गया, मीटिंग्स हो रही थी, फिर गैर मुल्की दौरे भी काफ़ी हुए, उन्होंने देखा इसको, फिर उसके बाद जो मेन चीज़ हुई हमने देखा कि सीरियस है कोई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर सिंध में वैसे भी काफ़ी करप्शन के इल्ज़ाम थे, लेकिन ये पहला प्रोजेक्ट था जो हमने इसको बारीकी से देखा तो उसमें साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने जो है वो टास्क मकसूद मेमन को दिया। मकसूद मेमन ने इस पे ये 45 अरब रुपए का माजी में प्रोजेक्ट था जब 150 रुपए पे डॉलर था, तो उन्होंने इसको रिड्यूस करके तमाम इसमें डायरेक्ट जो कंपनियों से बात की, कमीशन कट लगाए बहुत थे, तो उसमें टोटली प्रोजेक्ट जो था वो 22 से 24 अरब रुपए में वो ले आए थे इस पे। उसके बाद ये पायलट प्रोजेक्ट लगे, फिर थोड़ी सी संजीदगी हमने जो इसलिए भी इत्मीनान का इज़हार किया था कि कराची में जगह का हसूल बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है। उन्होंने यहाँ सदर थाने में कोई दर्जनों क्वार्टर खरीदने से मतलब जो मुलाजमीन थे पुलिस के उनसे खाली कराए, उनको अदायगियाँ की और उनको नया टावर बना के देना था। उसके तहत वो प्लॉट आज भी बिल्कुल 3 से 4 हज़ार गज़ का प्लॉट तैयार किया ताकि सदर थाने के अंदर शारा फैसल, मेन शारा फैसल के ऊपर कराची पुलिस ऑफिस से मुत्तसिल है वो तैयार हो गया। तो उस पर हमने बोर्ड लग गया कि यहाँ सेफ सिटी बनना है। एक वजूद आ गया कि फ़ाइलें थी, फ़ाइलों पे धूल जमी हुई थी और वो फ़ाइलें बाहर हुई, मीटिंग हुई, सारा तो ये सारा हुआ। तो अचानक से उन्होंने हमें टाइम भी दे दिया, दिसंबर 2022 का उन्होंने टाइम भी दे दिया कि हमने पहला फ़ेज़ मुकम्मल करना है। पहले फ़ेज़ में 2000 कैमरे नए लगने, 4000 कैमरे नए लगने थे 12 मेगापिक्सल के, और 2000 कैमरे जो लगे हुए हैं इनको अपग्रेड करना था। दिसंबर 2022 में इसका इफ्तिताह होना था और अगले 6 महीने में दूसरा फेज होना था जिसके तहत मजीद 6000 कैमरे दिसंबर 2022 तक ये कैमरे लग जाने थे जो पहला फेज के 6 फेज, ठीक है, इफ्तिताह सिर्फ तख्ती वाला समझे ना, लेकिन जो कट लगा सारी चीजें हुई। अब आप देखें ना, किसी को इंटरेस्ट क्यों होगा, सच्ची बात है। अगर सिंध हुकूमत में वज़ीर आला मुराद अली शाह हैं या इसका जो मनसूबा तो 2 लोगों का ज्वाइंट है, या NRTC है और एक सिंध हुकूमत है। इसमें मेन तो सिंध हुकूमत है, लेकिन NRTC एक सुपरवाइजरी मुतहर्रिक थी, तो फिर NRTC को इशू है, इस पे क्या इशू है? देखिए NRTC को इसके बावजूद अगर इसका जो लीगल जो 10% कमीशन अगर बनता है वो भी 2 अरब 40 करोड़ रुपए बनता था, 24 अरब वो भी तकरीबन इसमें से मिल सकता था, ये सारा होता। लेकिन जाहिर है अब ये सामने आ रही ना कि किसी का इंटरेस्ट क्यों होगा, वो इसलिए होगा कि उनको कुछ नहीं मिल रहा इसमें, क्योंकि सारा जो कट था 15 अरब का लगभग वो सारा वो हो गया था। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, और उसके बाद इनको जो आपने पूछा कि हुकूमत चली गई, हुकूमत नहीं गई थी, हुकूमत तो इनकी बत्ती गुल हो गई थी कि जिनको कुछ मिलना नहीं है वो क्यों करें। तो हुआ यह कि सिंध हुकूमत की तरफ से इस पे जो बजट था वो जो फंड ही रिलीज़ नहीं किए गए ताकि फर्दर आगे काम इसका प्रोसेस होता, पहले फेज़ के लिए होता। तो जो एज इट इज़ सारा जो जैसे हम सारा डिस्कस किया ये पड़ा रहा। अब उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा कि यार ये तो कुछ नहीं है, ये तो मामला मकसूद मेमन तो बिल्कुल वो करें। तो इन्होंने वो इसका प्लान चेंज किया। इस पे जो आसिफ एजाज शेख DIG थे उनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया इनका, और उसके बाद जो है वो मामला NRTC को गया। उन्होंने चंद बड़ी तेज़ी दिखाई शुरू में, तो जाहिर है वो मामला जब इस पे हुआ तो फिर मामला वहीं आया 45 अरब पे वापस चला गया। दोबारा चला गया ना, दोबारा 45। बात ये कि होना 45 अरब रुपए में जो मर्जी कर लें, 24 में नहीं हम सेटल होंगे इसमें। अब जो है इन्होंने ये सोचा था कि सारा मुकम्मल करके निगरान हुकूमत के कर देंगे। अब निगरान हुकूमत वाले भी तो ऐसे नहीं बैठे हुए ना। जब ये देखा कि 45 और 24 अरब का कितना डिफरेंस है, उन्होंने मकसूद मेमन को फिर बुलाया, वज़ीर आला निगरान ने, और काबीना ने पूरी ब्रीफिंग ली। ब्रीफिंग वही थी जो हम बात कर रहे हैं। जब इतना डिफरेंस आया तो उन्होंने इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उस पर जनाब उन्होंने इसको नए सिरे से इसकी फिजिबिलिटी वगैरह ये वो सारी चीज़ें करने का कहा और लॉक कर दिया। क्योंकि देखें बेसिकली जो मनसूबा ये बनाएगा इस वक्त 45 अरब में, गले में उसके लटक जाएगा फंदा। वो हुकूमत निगरान 2 महीने बाद चली जानी है, जो भी हुकूमत आएगी या जो भी होगा, फिर नैब और दीगर सारे मामला तो आगे जाके खुलेंगे, आपको पता ही है। ये प्रोजेक्ट
अगर हम इसमें किसी को मुरद इल्ज़ाम हम चाहते हैं कि कोई किसी को ढूंढ लें कि भाई इनकी वजह से नहीं हो रहा, तो कोई है आइडेंटिफाई? मैं समझता हूँ कि एनआरटीसी जो है वो जो बेसिक वो है जो इसका जो लुक आफ्टर कर रहा है सारी चीज़ों को, उनके लोगों को इस पर थोड़ा सा वो करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि भाई क्या इसमें मसला है, एक बंदा खुद फंस रहा है, कम पे इक्तफा कर लेना चाहिए। हाँ, अगर एक बंदा खुद फंस रहा है, मकसूद मेमन ने अगर भाई दे दिया है तो उनसे टास्क दें उनको, जैसे कि दिया गया था पहले, आप उनसे 24 अरब में कराएं। हमें तो देखे तकरीबन कितना फ़र्क है, 18-19 अरब रुपए का फ़र्क है। चलो 30 अरब में भी ये कंप्लीट हो जाए मंसूबा, मैं समझता हूँ तो गनीमत है, बस हो जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू जी। एक ट्रिब्यूट देना है पाकिस्तान के 30वें सदर, नवे वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज ही के रोज़ यानी 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए थे। 1958 में अयूब खान ने इन्हें अपनी काबीना में बतौर वज़ीर शामिल किया था। 63 में वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के मनसब पर फायज़ हुए थे और आज हम इन्हें ट्रिब्यूट दे रहे हैं। क्योंकि इनके चाहने वाले आज इनकी सालगिरह मना रहे हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। स्टे सेफ। लाहौर में पर्टिकुलर अगर आप हैं तो एक तो स्मॉग है, फिर वायरल फैला हुआ है। वी गोना सी ऑन मंडे इंशाल्लाह।